हाँ जी मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मैं आपका दोस्त अनुज सिंह तोमर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर जी, मैं आज करने वाला हूं उन बच्चों से बात जिन्होंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे दिए और वो कर रहे हैं अपना रिजल्ट का वेट। या वो बच्चे जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट में आ चुके हैं और इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट मई 2025 या सितंबर 2025 है। मैं उन सारे बच्चों के लिए लेके आ चुका हूं सर जी एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वार्म अप बैच। और ये बैच बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि अगले 10 दिनों के अंदर हम 10 एएस को कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से। सर, ये बैच क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे बस आपके कुछ टाइम चाहिए, कुछ मिनट। सर जी ध्यान सुनना, अगर आप फाउंडेशन के मेरे बच्चे हो तो फाउंडेशन के बच्चे अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। सर, उन बच्चों को अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो उनको यही सब कुछ पढ़ना है, और अगर नहीं भी क्लियर होते हैं तो एक ना एक दिन तो क्लियर होंगे सर जी। तब आपको ये एएस पढ़ने पड़ेंगे और ये एएस बड़ी बड़ी सारी, मतलब मैं बोलूं तो ग्रंथ है सर। तो आपको एक पहले से आइडिया मिलेगा कि सर जी हाँ, एएस के अंदर क्या होता है और एएस किस तरीके के होते हैं। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि सामने वाला जीरो भी बैठा हो ना, कुछ नहीं आता तब भी आप इस एएस की नॉलेज ले लोगे। और सर, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो कुछ नहीं खोने वाले मेरे बच्चों। आप इन बैचेस के थ्रू एक वार्म अप ले लोगे कि हाँ, आपके अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं और क्या है। क्लियर है? और जो इंटरमीडिएट में एग्जाम दे रहे हैं सर जी, उनको लिए तो बहुत ब्रह्मास्त्र बैच है। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं बिना बिना मतलब दैट इज एग्जाम से पहले एक क्विक शॉर्ट में सारे एएस कवर कराने वाला हूं। ऑलमोस्ट अभी तो 10 का टारगेट करा है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो हम आगे सारे और एएस भी कवर करेंगे। क्लियर है? मैं इस बैच की कुछ खास बातें करने वाला हूं आपसे। अगर मैं इस बैच की कुछ खास बातें करूं तो सर, हम 10 दिनों के अंदर 10 एएस कवर करने वाले हैं। और कौन कौन से एएस कवर करने वाले हैं? तो स्टार्टिंग के सारे एएस कवर करेंगे। एएस 1, 2, 3 कैश फ्लो में चैप्टर है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। 4, 5, 6 डिलीटेड है। 7 कवर करेंगे, 8 डिलीटेड है। 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे एएस में 10 के 10 एएस कवर करने वाला हूं विद वन शॉर्ट वीडियोस। तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और ऑफ कोर्स अगर आपका एग्जाम है तो आपके एग्जाम में भी ये बहुत हेल्प करने वाला है। बाकी एएस आगे कवर करेंगे, बट आज जो मैं कवर करने वाला हूं वो है एएस 1। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करेंगे आज का अपना एएस 1। हाँ जी, तो शुरू करते हैं एएस 1, जिसका नाम है प्यारा सा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बट सर, एक ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो फाउंडेशन के बाद मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं वार्म अप बैच के नाम से, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी बनती है। देखो, मेन रेगुलर बैच हमारा 1 मार्च से शुरू हो रहा है और वहां मैं आपके साथ अच्छा खासा डिस्कशन करने वाला हूं, एप्लीकेबिलिटी से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सारी बातें। बट अगर मैं अभी एक लाइन में ओवरव्यू खत्म करूं तो सर देखो, होता क्या है, कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट लॉस निकालती है तो उसे कई अकाउंटिंग एरिया से गुजरना पड़ता है, कई चीजों की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो हर कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग ना करे, तो एक यूनिफॉर्म करने के लिए, एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने पब्लिश करें, जिनको हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि भैया आपको अकाउंटिंग करनी है तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। और ये बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बस जस्ट एकदम शॉर्ट में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। नाउ, कई सारे स्टैंडर्ड है हमारे पास। एएस 1 से शुरुआत होती है इसकी और खत्म होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 पे। और मजे की बात है, अगर आप इंटर में हो तो सर जी आपको सारे के सारे 29 एएस पढ़ने हैं। बट मजे की बात ये कि उस 29 एएस में से 2 एएस डिलीट है, एएस 6 और एएस 9, एएस 6 और एएस 8 ये डिलीटेड है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली जो हमें पढ़ने हैं वो 27 एएस पढ़ने हैं और ये आपका इंटर का कोर्स है। क्लियर? अब मैं 27 एएस में से पहला एएस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका प्यारा सा नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर, क्या हमारे जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये थ्योरेटिकल होते हैं? द आंसर इज कतई ना। मतलब कतई मतलब बिल्कुल भी नो सर जी। पूरे मेन प्रैक्टिकल है, इन्हीं पर तो हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है, इन्हीं को तो हम बचपन से पढ़ते पढ़ते अकाउंटिंग करते आए हैं। तो ये आपको लिटरली नजर आएंगे पूरे प्रैक्टिकल। बट हाँ, इनमें से कुछ एएस आपको थ्योरेटिकल भी नजर आएंगे जो थ्योरेटिकल हो सकते हैं, ठीक है, बट उनकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकली होगी। जिसमें से हमारा एक एएस है एएस 1। ये देखने में हमें थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन जब आप कंपनी में ऑडिट करने जाओगे तो आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी समझ आएगी। और मैं जब मेन क्लास, रेगुलर क्लास लूंगा
तो मैं आपको ये डिस्कशन 1 से 2 क्लास के अंदर करूंगा, तो उसमें यही डिस्कस करूंगा कि मेरे बच्चे इनका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या है कंपनी के अंदर, कैसे चेक करोगे ऑडिटर साहब और सीए साहब, हेलो, ऑडिट करते टाइम कैसे चेक करोगे कि किसी कंपनी ने AS1 को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो अभी तो हम एक ओवरव्यू लेंगे, दैट इज गो थ्रू करेंगे, और फिर क्लासेस के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल का पार्ट भी पढ़ेंगे। दैट मींस अभी शुरू करते हैं हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी किसी एएस की बात करेंगे तो सबसे पहले स्कोप मतलब क्या क्या बातें उस एएस में करने वाले हैं। हमारे को इस एएस में बहुत छोटा सा एएस है, 4-5 बातें करनी है। सबसे पहले कि भैया ये कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूं तो मेरे बच्चे, मैं अभी ना आपसे ज्यादा एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। एप्लीकेबिलिटी मतलब पॉइंट इज, आपको 2 तरीके की बिजनेसेस मिलेंगे, एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एंटिटी बोले तो कंपनीज, और नॉन कॉर्पोरेट बोले तो पार्टनरशिप वगैरह जो अदर देन कंपनी है। उनके अंदर भी डिवीजन हो जाता है एसएमई स्मॉल मीडियम कंपनीज और नॉन स्मॉल मीडियम कंपनीज। ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को एएस में डिवाइड किया जाता है, लेवल 1 बड़ी, फिर लेवल 2 छोटी, फिर लेवल 3 उससे छोटी, फिर लेवल 4 सबसे छोटी। क्लियर है। तो कुछ कंपनीज और कुछ लेवल की एंटिटीज को कुछ एएस में रिलैक्सेशन मिली हुई है, एग्जेम्पशन मिली हुई है कि भैया आपको ये एएस नहीं लगाना है, या लगाना तो है बट एएस का ये वाला पार्ट रिलैक्स्ड है, मतलब आपको सारे नहीं फॉलो करने, ये वाला क्लॉज, ये वाला पैरा आपके लिए फ्री है। क्लियर। तो कुछ कंपनीज को और कुछ एंटिटीज को कुछ एएस फॉलो नहीं करने, जैसे AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो, वो हमारी छोटी कंपनीज को, स्मॉल मीडियम कंपनीज को फॉलो नहीं करना। क्लियर है। ऐसे AS17 है नहीं करना। तो ये सब बातें करेंगे हम मेन क्लास में, बट अभी के लिए मान के चलो इस AS1 की अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये AS हमारी हर एक कंपनी को, हेलो जी, हर एक कंपनी को फॉलो करना है। ऑल एंटिटी, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो कंपनी है या नॉन कॉर्पोरेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको फॉलो करना है विदाउट एनी एग्जेम्पशन, मतलब ना कोई छूट है ना कोई भैया फायदा है कि भैया आपको रिलैक्स, पूरी तरीके से AS फॉलो करना है। फिर दूसरी बात इस AS में होती है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, ऑफकोर्स बात करेंगे। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, 2 बातें। फिर हमारे कुछ अकाउंटिंग फंडामेंटल अजम्पशन होते हैं, ये भी AS1 में बचपन में पढ़ाया आपने, दोबारा पढ़ाया जाएगा। और अगर मैं अपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और फिर लास्ट में आएगा डिस्क्लोजर की इस AS के हिसाब से मुझे नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। तो मेन देखा जाए तो हमारे सामने 5 मेजर पॉइंट है, अगर मैं बात करूं तो 5 मेजर पॉइंट है, मीनिंग, कंसीडरेशन, फंडामेंटल, चेंज और डिस्क्लोजर। एप्लीकेबिलिटी तो कॉमन है। क्लियर है। तो एप्लीकेबिलिटी खत्म होगी, अब आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटा ध्यान सुनना, ये चैप्टर हमने फाउंडेशन में ही पढ़ा है अकाउंटिंग पॉलिसी, बट अब आप पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरीके से पढ़ रहे हो। देखो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, जैसे मैं कहूं कि मेरी क्लास की पॉलिसी क्या है। मान लो मैं कहता हूं भाई अगर आप ऑफलाइन आओगे क्लास में, अगर मेरी फेस टू फेस क्लास में 1 मार्च से करोगे तो हमारे को, हम कहते हैं कि मान लो आपको पूरे 1 वीक का डेमो फ्री है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास जब रेगुलर हो जाओगे तो आपको नोटबुक लेके आनी है अपनी, कैलकुलेटर लेके आना है अपना, 3 पेन लेके आने, क्योंकि मैं हाईलाइट वगैरह कराता रहूंगा, और क्लासेस के अंदर आप फोन यूज नहीं करोगे, ठीक है। ठीक, ऐसे मैंने रूल्स बना दिए, ठीक है। खाने के लिए आपको कैफेटेरिया का अलग अलग एरिया मिलेगा, वहां पे अलग खाना वाना करना है, क्लास के अंदर नहीं करना है, ये सब मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का मैंने बोल दिया कि भैया फैलना नहीं है आपको, ठीक है, साथ में बैठोगे, अगर लाइव क्लास चल रही है तो चैटिंग का रिप्लाई चलना चाहिए। तो ये सारे मैंने रूल बना दिए। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मेरी कंपनी के, मेरे बिजनेस के, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें एक वर्ड में बोलूं तो पॉलिसीज, क्या बोलूं, पॉलिसी है। ऐसे ही जब मेरी कंपनी, प्लीज यहां सुनना बेटा, जब भी कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट P&L को बनाता है, तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं या प्रेजेंट बोले तो नोट्स टू अकाउंट, तो उनको प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में कई सारे मेथड और प्रिंसिपल, मेथड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करना पड़ता है। तो जो भी प्रिंसिपल और मेथड आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में और प्रेजेंट करने में यूज किया है, उनके एक सेट को, उनके एक गुच्छे को हम लोग एक नाम से बुलाए तो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी। मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। किसी भी बिजनेस की जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम जो भी बनाते और प्रिपेयर और प्रेजेंट करते टाइम जो भी मेथड और प्रिंसिपल्स उन्होंने लगाए हैं, उनको एक वर्ड में बोलूं तो उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है। बाकी जितने भी एएस हैं, AS1 के बाद जो भी एएस हैं, वो सब ये मेथड और प्रिंसिपल बताएंगे कि भैया ये चीज फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं करना। ये चीजों में आपके पास 3 ऑप्शन है, ये मेथड है, आप इनमें से कोई भी फॉलो कर लो। जैसे कि अगला ही एएस आएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें आप कहोगे कि हमने स्टॉक को वैल्यू करने के मेथड है।
फीफो है, वेटेड एवरेज है, और भी बहुत तरीके हैं वहां पे। क्लियर है? तो आपने उनमें से जो भी यूज किया है वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट बनेगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में AS 13 है, ऐसे ही पीपी, हर AS में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल और मेथड आप फॉलो कर रहे हो, जैसे बचपन में याद करो बहुत सारी चीजें थी, आपने इन्वेस्टमेंट के अपने गुडविल वगैरह के बारे में सुना था, इंटेंजिबल एसेट कि गुडविल को निकालने के कई सारे मेथड है। तो जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, जो भी है, तो उन सबको एक लाइन में बोल दूं तो दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। क्लियर है? मेरे हिसाब से मीनिंग आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। नाउ अगर आप कंपनी की कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहे हो, अगर मैं कोई नई पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रहा हूं कि नया अकाउंटिंग रूल्स बनाना सोच रहा हूं, तो मुझे इन 3 बातों का एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। बेटा ये 3 बातें क्या है? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, कह रहा है इन 3 बातों को आपको दिमाग में ध्यान में रखते हुए तभी आप कोई भी पॉलिसी बनाओगे। क्या क्या 3 बातें हैं? सबसे पहली बात है मेरे बच्चे, सबसे पहली बात है प्रूडेंस। बचपन निकल गया सर जी, अब तो कई हजार साल पहले की बात है जब हमने अकाउंटिंग पढ़नी शुरू करी थी, और वहां हमने बात करी थी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हमारी अकाउंट्स का मेन प्रिंसिपल कहता है कि हमें कंजर्वेटिज्म हो जाना है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब यह है कि सर जी अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाले तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर फ्यूचर में इनकम है तो जब तक सर्टेन कमा नहीं लेते, जब तक सर्टेन नहीं हो जाती, तब तक उसकी बात नहीं करो। तो आप कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाओगे जिस पॉलिसी के हिसाब से इस प्रूडेंस की धज्जियां उड़ जाए। मतलब अगर आप कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हो तो वो पॉलिसी आपको जो रिजल्ट देगी वो ऐसा देगी कि फ्यूचर में अगर कोई नुकसान है तो उसको रिकॉर्ड करवाएगी, लेकिन लॉस है, प्रॉफिट है, तो उसको जब तक नहीं रिकॉर्ड करवाएगी जब तक वो कमा नहीं लेते। क्लियर है? ऑफ कोर्स इस पे एग्जांपल, इस पे सारी बातें हम डिटेल क्लास में करेंगे, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। अगला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। दूसरी बात क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब होता है सर जी रियलिटी। सब्सटेंस मतलब रियलिटी, और फॉर्म मतलब लीगल। फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म। कहता है कि सर जी आपको जब भी कोई पॉलिसी बनाओगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि लीगल क्या है उसको छोड़ो, जो रियलिटी है वो फॉलो करना है। मतलब अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, मान लो मैंने प्रॉपर्टी आपको बेची, लेकिन आपको मैंने चाबी तो पकड़ा दी, मैंने कहा लो भाई पोजीशन लो, कंट्रोल आपका, लेकिन ओनरशिप का डॉक्यूमेंटेशन करने में, लीगल ओनरशिप ट्रांसफर करने में 2 महीने लग गए, तो क्या सेल आज मानी जाएगी? 2 महीने बाद। प्रॉपर्टी की चाबी, प्रॉपर्टी का नारियल आपने फोड़ दिया, आप घर में रहना शुरू कर गए, कंट्रोल आपका है, लेकिन ओनरशिप अभी भी मेरी है, मेरी कब कन्वर्ट होगी? 2 महीने बाद जाके हुई है। तो क्या आपको मैंने प्रॉपर्टी आज बेची है? 2 महीने बाद। अगर लीगलाइज देखोगे तो 2 महीने बाद। पर अकाउंट्स कहता है भाई साहब आज ही सेल की एंट्री पास हो जानी चाहिए। इसमें हायर परचेज एक एग्जांपल आएगा जिसको मैं क्लास में आराम से बातें सॉल्व करेंगे कि हायर परचेज में क्या होता है, हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट, कि हम सारी इंस्टॉलमेंट जब सारी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद। तो क्या वो सेल तब मानी जाएगी? आज मानी जाएगी। आज मानी जाएगी क्योंकि सब्सटेंशियली कंट्रोल आज ही हमारे पास आ चुका है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब आपकी अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के डिसीजंस को इंपैक्ट कर सकती है, तो आप उस पर पॉलिसी का काम करोगे। अगर आपको लगता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, आपके डिसीजंस नहीं बदलेंगे इसकी वजह से, तो आप उसकी पॉलिसी के बारे में बात नहीं करोगे। 3 पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं बेटा, शॉर्ट में याद रखो। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, आपको कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम प्रूडेंस होकर चलना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में लॉस के बारे में बात करनी पड़ेगी, इनकम के बारे में जब तक बात नहीं करेंगे। अगर कोई पॉलिसी बना रहे हो तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म दिमाग में रखना पड़ेगा कि भैया कंट्रोल ज्यादा ध्यान में रखना है इन कंपेरिजन टू लीगल। ठीक है? और मेटेरियलिटी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें सारी हो जानी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। इन अनइंपॉर्टेंट जो आपके डिसीजंस के लिए, मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी बातें यहां नहीं करेंगे। ठीक है सर जी, आपकी अकाउंटिंग के फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। सर ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? सर वो असम्पशंस जो हम मान के चलते हैं कि ये तो बिजनेस में फॉलो हुए होंगे। गोइंग कंसर्न, हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा फॉरसेबल फ्यूचर एज पर AS1 अगले 12 महीने तक बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आने वाली है तो सर जी आपको अलग से सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। मतलब अभी तक हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ये मान के चलेंगे कि भैया ये बिजनेसमैन अगले 12 महीने तक चलाएगा। अगर नहीं चलाएगा तो जैसी अकाउंटिंग हम सीख के आए हैं ना 11th 12th CA फाउंडेशन, नहीं सर वैसी नहीं होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होगी, सीखेंगे बाद में।
पर पॉइंट ये कि पहली अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि ये 12 महीने चलाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स कंपनी में ऑडिटर साहब आपको जाके चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे क्लास में बात करेंगे। बट अभी मैं ये कह रहा हूं कि सर जी आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन मान के चलेंगे कि हाँ ये बिजनेस चलाएगा, और अगर इसने बोला नहीं 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 गोइंग कंसर्न अजम्पशन पिट गई, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो आपको अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी और आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब आपने जितनी भी पॉलिसी पिछले साल फॉलो करी थी, हम ये मान के चलेंगे कंसिस्टेंटली आपने ये पॉलिसी इस साल भी फॉलो करी है, उनमें कोई चेंज नहीं करा है। अगर चेंज किया है तो आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक्यूरल आपने सारी इनकम और सारे एक्सपेंस जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं उनको रिकॉर्ड किया है, और जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते उनको हाथ भी नहीं लगाया है। ये बात हम मान के चलेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है किसी भी केस में तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमेशा हम बिजनेस के नाम पे 3 मान के चलते हैं कि ये बिजनेस चलता रहेगा, इसने जो पॉलिसी पिछले साल थी वो भी अगले साल कैरी होंगी, और कोई भी इनकम एक्सपेंस इस साल की छोड़ी नहीं होगी, जो इस साल की है उसे रखी नहीं होगी। क्लियर है। और अगर आपने इन तीनों में से एक की भी धज्जियां उड़ा दी तो आपको उसका सेपरेट डिस्क्लोजर और अलग से अकाउंटिंग दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। सर जी अगर मुझे कंसिस्टेंसी नहीं करनी है, मान लो मेरी पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल चेंज कर सकता हूं, पर 3 ही रीजन की वजह से। बेटा इन 3 के अलावा आप कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। कोई लॉ बोल रहा है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से 2003 में डेप्रिसिएशन WDV नहीं SLM हो गया, तो अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी SLM WDV फॉलो कर रही थी तो मुझे तुरंत ही चेंज करना पड़ेगा। वट मतलब लॉ के हिसाब से अगर कोई भी लॉ में चेंज आया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। कोई AS कह रहा है, एक AS2 के हिसाब से पहले लीफो अलाउ था बट अब अलाउ नहीं है, तो मेरी कंपनी AS के हिसाब से लीफो करती थी बट अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। या फिर मुझे लगता है बेटर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन कि मैं जो फॉलो करता था वो अब ठीक नहीं है। क्लियर है। तो 3 रीजन है, लॉ बोल रहा है, AS बोल रहा है, या मुझे लगता है मेरा CA बोल रहा है कि भैया बेटर प्रेजेंटेशन है, तो आप चेंज कर सकते हो। और जब चेंज करोगे तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो कि क्या कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मतलब उसकी पॉलिसी के चेंज होने से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इफ आंसर इज यस, बढ़ रहा है करंट ईयर में, या बढ़ेगा फ्यूचर ईयर में, मतलब आज तो नहीं बढ़ रहा बट जब मैं पॉलिसी चेंज करूंगा तो अगले साल से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क आएगा। इफ आएगा तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मटेरियल मतलब मेजर अमाउंट आएगा। और अगर आप कहते हो मटेरियल नहीं, बस 100 200 500 रुपए या फिर बेकार, कोई फिगर में चेंज नहीं आने वाला, तो आपको कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर चेंज आ रहा है और अमाउंट पता है आपको, ऑफ कोर्स करंट ईयर में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा तो आपको पता है, और अगर फ्यूचर ईयर में आएगा तो अभी आपको अमाउंट नहीं पता, तो करंट ईयर का है तो उतना अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और फ्यूचर ईयर में अगर चेंज आएगा तो आपको अमाउंट तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि आपको अमाउंट फ्यूचर का पता नहीं है, तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि भैया मेरी ये पॉलिसी है, हमने चेंज कर दी और इसकी वजह से मेरी फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। क्लियर है। और लास्ट, हमें सारी की सारी AS के हिसाब से जितनी भी पॉलिसी हमने इस साल फॉलो करी है उनको मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक जगह पे, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, जिसे हमें बोले तो नोट्स टू अकाउंट। मतलब सारी अकाउंटिंग पॉलिसी मुझे कंपनी की नोट्स टू अकाउंट में शो करनी पड़ेंगी। खत्म हो गया मेरा AS1 मेरे बच्चे, खत्म खत्म खत्म। दैट मीन्स अगर मैं जल्दी से बोलूं तो सबसे पहली बात, सर जी अकाउंटिंग पॉलिसी एक सेट है जिसमें हम सारी अपने मेथड और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में, उसको बोलते हैं। सर जी पॉलिसी को सिलेक्ट करते टाइम 3 बातों का याद रखना पड़ेगा, प्रूडेंस होने चाहिए, सब्सटेंस बोले तो रियलिटी पे ज्यादा फोकस होने चाहिए, और मेटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे। आपके अजम्पशन क्या है? 3। आप हमेशा ये मान के चलोगे कि अगले 12 महीने तक बिजनेस चलता रहेगा, कंसिस्टेंटली पॉलिसी को हम फॉलो करते रहेंगे, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को हम करंट ईयर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक की भी धज्जियां उड़ाई तो आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और ये CA साहब आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ये फाइनेंशियल एजम्पशंस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। कैसे? प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब मैं कहूंगा अगर मैंने कोई पॉलिसी चेंज करी है तो पहले क्यों चेंज करिए, AS CA साहब चेक करना पड़ेगा कि क्या लॉ बोल रहा था, क्या AS बोल रहा था, या बेटर प्रेजेंटेशन थी इसलिए चेंज करी। तो अगर करिए तो ओके, नहीं करिए तो भैया नहीं चेंज कर सकते। चेंज करिए तो क्या उससे करंट ईयर में फर्क पड़ रहा है, इफ यस तो उसका अमाउंट बताना पड़ेगा कि कितना P&L में प्रॉफिट बढ़ा या लॉस कम हुआ। ठीक है। और अगर फ्यूचर में पड़ेगा, अभी तो नहीं पड़ रहा, फ्यूचर में चेंज होने पे पड़ेगा, तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि भैया हमने चेंज कर दिया और इससे फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़ सकता है या घट सकता है। लेकिन अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, मटेरियल नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो भैया कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और अगर चेंज नहीं भी किया तो भी आपको अपनी सारी की सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। होप सो आपको ये वीडियो मजा आया हो, ठीक है, और आपको नॉलेजेबल लगी हो, क्योंकि मजे का तो नहीं जानता बट ऑफकोर्स मैं नॉलेजेबल की बात करूंगा। अगला AS हम AS2 उठाएंगे, और आप अगर कोई और AS चाहते हो तो कमेंट कर देना, और ऑफकोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और 1 मार्च से हमारा लाइव बैच शुरू हो जाएगा सर, फेस टू फेस और यूट्यूब लाइव। तो अगर आप फेस टू फेस